हाय प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का जो लगातार सीरीज चल रहा है साइंस में, वो इसमें आज दूसरा वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और होगा और ये पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। प्रीवियस क्लास में हमने बात किया है क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? Derive an expression for the torque experienced by an electric dipole kept in a uniform electric field। टॉर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम आपके नॉलेज के लिए बता दें कि यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है तो नेट फोर्स का मान डायपोल के ऊपर में नेट फोर्स का मान डायपोल के ऊपर में 0 होता है। यही वजह होता है कि टॉर्क एक्सपीरियंस करने लगता है ना, कपल का निर्माण करता है इसलिए। यानी तो फिर हम यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात करेंगे तो इसमें टॉर्क के साथ साथ फोर्स एक्सपीरियंस दोनों करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए आपसे कहता है कि आप एक्सप्रेशन निकालिए, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। केप्ट इन एन यहाँ होता, चलिए एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो देखिए लिखता है कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड ऑफ लेंथ 2a है ना। 2a दो चार्ज लिया गया है, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, उसको सेपरेट किया गया 2a लेंथ से और इसको रखा गया है कहाँ पे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू है E। और ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ बना रहा है कितना एंगल? थीटा है ना। इट हैज़ अ डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। डायपोल मोमेंट के बारे में भी प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि कोई दो चार्ज या तो फिर पॉजिटिव या नहीं तो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड और उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट। आप यहाँ देखिए, इसको नोटिस करते थे किससे? P से। तो P इज इक्वल टू लिख सकते थे Q इंटू 2L, जहाँ पर ये जो है Q ये प्लस माइनस में हो सकता है और इसको हम मॉडुलस में यदि कर दें तो हम बोल सकते हैं ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो गया। अब देखिए इसमें ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस प्रकार से सेपरेशन बराबर होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का यही पहचान है, ये सेपरेशन बराबर है। और इसमें ये डायपोल रखा गया है, ये डायपोल है जिसकी लंबाई 2a दिया हुआ है। बहुत सारे टीचर इसको 2l मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2a ले सकते हैं, 2l भी ले सकते हैं, चलेगा, दोनों सफिशियंट है। यहाँ इसका लेंथ है 2l है ना। अब यदि हम लोग बात करें इसमें से, इसकी वजह से पॉइंट बी पर जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स किधर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस क्यू है। हमने पहले ही बताया है प्रीवियस क्लास में कि E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट है ना, F बाई क्यू नॉट या F बाई क्यू। यहाँ पे देख लीजिए प्लस क्यू है तो आप यहाँ प्लस क्यू मान लीजिए और इसको यदि हम लोग अरेंज करेंगे तो F बराबर हो जाएगा क्या? क्यू ई। लेकिन F बराबर क्यू ई जो होगा वो प्लस में होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर F का मान प्लस क्यू ई लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम लोग नेगेटिव चार्ज के पास जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज, अच्छा एक बात और यहाँ कि प्लस चार्ज जो है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही ओरिजिनेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अलोंग द फील्ड है ना, फील्ड के अलोंग में ये फोर्स लग रहा है। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, और यहाँ नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके अपोजिट फोर्स लगेगा है ना, माइनस क्यू ई, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स लगेगा है ना, माइनस क्यू ए। और यदि हम यहाँ वाले फोर्स और यहाँ वाले फोर्स को जोड़ें तो नेट फोर्स का मान इस डायपोल के ऊपर में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0। और जैसे ही यहाँ पे 0 नेट फोर्स का मान हुआ, फोर्स 0 हुआ मतलब फोर्स निकलेगा नहीं। अब हम लोग टॉर्क के बारे में सोचते हैं, तो टॉर्क क्या बताता है? टॉर्क बताता है कि इसी डायपोल के दो डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग नेचर का यदि चार्ज रखा हुआ हो या अलग अलग फोर्स लग रहा हो अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये कपल निर्माण करता है। कपल मतलब जोड़ा है ना, एक जोड़े का निर्माण करता है जिसकी वजह से ये टॉर्क एक्सपीरियंस करने लगता है। अब टॉर्क बराबर क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में यहाँ बताया गया है, E की वजह से, देखिए प्लस क्यू की वजह से फोर्स लग रहा है, यहाँ F है ना, F है क्यू ई, अलोंग E, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। अब यहाँ देखिए माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे क्या काम कर रहा है? फोर्स का मान ये F है, ये F है ना, ये भी F है, ये कितना काम कर रहा है? माइनस क्यू ई, या तो फिर क्यू ई लिखा हुआ है और यहाँ अपोजिट टू ई लिखा हुआ है। बात एक ही है, यहाँ आप माइनस नेगेटिव दिखाइए तो अपोजिट दिखाने लगेगा, या अपोजिट लिख दीजिए तब पर भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल फोर्स की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स, इन दोनों फोर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो देख लीजिए नेट फोर्स का मान यहाँ 0 आ गया।
और यदि नेट फोर्स का मान 0 आ गया तो हम लोग टॉर्क के बारे में सोचेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया टॉर्क के बारे में, क्या हमने बताया टॉर्क के बारे में कि भाई डायपोल के दो डिफरेंट पॉइंट पर दो डिफरेंट नेचर का चार्ज होना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, तो ये कपल का निर्माण करेगा, और जैसे ही कपल का निर्माण करेगा टॉर्क एक्सपीरियंस होने लगेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इस डायपोल पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट नेचर का चार्ज दिख रहा है, दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कपल निर्माण करेगा, मतलब एक जोड़े का निर्माण करेगा और ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अब टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो टॉर्क बराबर होता क्या है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए एफ का मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस मतलब ही मैग्नीट्यूड होता है, इनटू क्या होगा इन दोनों के बीच की दूरी, है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू मतलब कि डायपोल लेंथ। तो डायपोल लेंथ यहाँ पे कितना लिया हुआ है 2L, तो आप ले लीजिए यहाँ, सॉरी 2A है, 2L भी ले सकते हो आप, ये हो जाएगा क्यों 2A, तो ये हो जाएगा F इंटू कितना 2A। अब आपको एनी हाउ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, आप कीजिएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप इसको इरेज कर देते हैं, फिर से इसको देखते हैं। देखिए टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये फोर्स कैसा होगा, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, मतलब कि यहाँ वाला भी फोर्स हम ले सकते हैं, यहाँ वाला भी फोर्स ले सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड बोला है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगा ही। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ का फोर्स है आपका इस जगह पर, या यहाँ का फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है हमको, तो आप ले लीजिए QE, है ना, इसको मॉड में रखिए प्लस। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव भी लेंगे तो पर भी पॉजिटिव हो जाएगा यदि हम मॉडुलस से बाहर लाएंगे तो। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाने के लिए देखिए यहाँ से B से हमने थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्शन किया, आगे बढ़ाया, और A बिंदु से भी इसको आगे बढ़ा करके यहाँ मिलाया। अब यहाँ पे हमको दिखने लगा ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गया। और चूंकि यहाँ एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल बन रहा है कितना थीटा, तो ये एंगल थीटा होने की वजह से ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, मतलब यही वाला दूरी हमको चाहिए। तो आप यहाँ मान लीजिए यहाँ AB, यहाँ आप O मान लीजिए, है ना, और यहाँ पे यूज कर लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप OB या तो फिर BO ले लीजिए, ये हो जाएगा क्या BO। अब BO निकाल लीजिए, इस पूरे ट्रायंगल से BO निकालिए। देखिए यहाँ एंगल थीटा दिया हुआ है, ये 2L वैल्यू आप जान रहे हो, ये वाला दूरी चाहिए हमको, मतलब कि ये लंब है ये कर्ण है, लंब और कर्ण का रिलेशन चाहिए। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में आता है प्यारे बच्चों, लंब और कर्ण का रिलेशन आता है साइन थीटा में। ठीक है, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है P/B, ओ सॉरी P/H, है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका है BO, यहाँ हो जाएगा आपका BO, और डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना है 2A, आप ले लीजिए यहाँ पे कितना 2A, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वाला हो जाएगा आपका BO इजकल टू 2A, और यहाँ हो जाएगा कितना साइन थीटा, 2A साइन थीटा। अब इस BO का वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा टॉर्क इजकल टू, ये हो जाएगा आपका QE, है ना, और इनटू हो जाएगा BO का मान क्या है 2A और साइन थीटा, 2A और क्या है साइन थीटा। अब देख लीजिए Q इंटू Q, यहाँ पे QE है ना, Q ये Q और ये 2A, Q इंटू 2A बराबर क्या जानते हैं, Q इंटू 2A बराबर जानते हैं डायपोल मोमेंट, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको नोटिस करते हैं P से, हम लिख सकते हैं टॉर्क बराबर ये हो जाएगा Q इंटू 2A बराबर P। और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे E था, E बचा हुआ है E, और यहाँ कितना बचा हुआ है साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, यही टॉर्क का वैल्यू है ना, इतना ही टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ये हल्का सा हम पढ़ देते हैं। हेंस इस प्रकार से नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नेट फोर्स का मान यहाँ कितना है 0, बट लेकिन द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दो इक्वल बराबर फोर्स और अपोजिट फोर्स, है ना, एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट, है ना, अलग अलग बिंदु पर काम कर रहा है, किसके अलग बिंदु पर, तो डायपोल के अलग बिंदु पर। ठीक है, दे फॉर्म कपल विच एक्सर्ट अ टॉर्क। अभी हमने बताया था कि डायपोल के दो अलग अलग बिंदु पर अलग अलग नेचर का चार्ज होने की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जैसे ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नेट फोर्स का मान इसके ऊपर में 0 होगा और टॉर्क एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि कपल का निर्माण करेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और नीचे है, इसको हम बताते हैं, देख लीजिए, इसके नीचे लिखा हुआ है टॉर्क
टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। दो फोर्स की आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आइदर फोर्स मतलब दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स, है ना। तो यदि यहाँ पे देखें जो इसमें सॉल्यूशन किया गया है उसमें यहाँ पे देख लीजिए टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई, है ना, फोर्स का मान जो दोनों जगह था उसमें से कोई एक, और 2a साइन थीटा अभी हमने निकाला था q इंटू 2a, ये q इंटू 2a बराबर क्या होता है p, है ना। देखिए यहाँ q इंटू 2a बराबर होता है p, और यहाँ e बचा हुआ था, आप e यहाँ यूज कर लीजिए, साइन थीटा बचा हुआ था साइन थीटा यूज कर लीजिए, यही टॉर्क का वैल्यू होता है ना। जहाँ पे p क्या है, डायपोल मोमेंट है। अब कहता है कि आई द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू p, यदि p के परपेंडिकुलर यदि टॉर्क हो जाए और किसके, e के, तो हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू p क्रॉस e। आप ये समझ लीजिए टॉर्क बराबर अभी हमने क्या निकाल करके बताया है, पी ई और ये क्या बताया, साइन थीटा, है ना, पी ई साइन थीटा, ठीक है, पी ई साइन थीटा क्या बताया, पी ई और साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा है, याद कीजिए वेक्टर प्रोडक्ट की यदि हम लोग बात करें, यदि हम लोग दो फिजिकल कोई भी दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए यदि डॉट लेते हैं और इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो हम लोग तोड़ते हैं क्या, ए का वेक्टर का मॉड, बी का वेक्टर का मॉड, और ये टूटता है किसमें, कॉस थीटा में। और यदि हम लोग ए क्रॉस बी लेते हैं, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में हम लोग क्या जानते हैं, ये होता है ए का वेक्टर का मॉडुलस, बी का वेक्टर का मॉडुलस, और होता है आपका साइन थीटा और एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से देख लीजिए यहाँ साइन थीटा का फॉर्मुलेशन है, इसका मतलब है कि टॉर्क को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, पी डायपोल मोमेंट का वैल्यू दिया जा सकता है, ई का वैल्यू दे देगा और कुछ एंगल दे देगा तब पूछेगा, यानी तो डायरेक्ट वेक्टर के फॉर्म में पी का वैल्यू और ई का वैल्यू दे करके आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में पूछेगा। एक चीज़ और यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, हम लोग यदि दो कोई भी वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो प्राप्त होने वाला तीसरा वेक्टर भी एक वेक्टर ही होता है जो इन्हीं दोनों वेक्टरों पर कैसा रहता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इफ टू वेक्टर आर क्रॉस टू ईच अदर then comes out third vector also a vector which is perpendicular to given two vector, ठीक है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट्स इट्स एसआई यूनिट, a charge q is enclosed by a spherical surface of radius r, if the radius is reduced to half, how would the electric flux through the surface charge, है ना, सरफेस चेंज। डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कीजिए, पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ना, फलन भी बोलते हैं इसको हिंदी में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से नोटिस करते हैं, फाई से, है ना, और फाई इक्वल टू होता है ई डॉट एस, यदि सरफेस एरिया एस है तब, है ना, और इसके ऊपर में वेक्टर, क्योंकि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये फ्लक्स हो गया। लेकिन यदि एरिया सरफेस एरिया छोटा हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस और इसका इंटीग्रेशन। परेशान नहीं होइए, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है ना, समेशन मतलब भी जोड़ना, इसी तरह से इंटीग्रेशन मतलब भी जोड़ना होता है, और यहाँ एस लिख देंगे सरफेस एरिया के लिए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी क्लोज सरफेस से यदि नॉर्मली पास करता है ना, फ्री स्पेस में, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू क्लोज सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सी कहानी है, ध्यान रखना है, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे क्लोज सरफेस से कैसा, नॉर्मली, वो सभी फ्लक्स कहलाएंगे। और यदि मान लिया जाए कि नॉर्मली पास ना करे तब जबरदस्ती पास करा देंगे, जैसे ऐसे समझिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इससे हमको नॉर्मली पास ही नहीं किया, ये फ्लक्स नहीं बना, हमको चाहिए परपेंडिकुलर, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से एक नॉर्मल जबरन खींच दीजिए और इसके साथ देख लीजिए एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका कंपोनेंट इसके ऊपर में ले लीजिए, तो ये हो जाए कितना, ई कॉस थीटा,
अब इस ये जो क्वांटिटी आया है, इस क्वांटिटी को इस्तेमाल कर लीजिए, बन गया फ्लस्क। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सिंपल सी कहानी है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी क्लोज सरफेस से नॉर्मली पास करे तो वो सभी फ्लक्स कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू क्लोज सरफेस नॉर्मली इज सेड टू बी क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस को ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, है ना। पासिंग थ्रू द एरिया, है ना, पासिंग थ्रू द एरिया, जो एरिया से पास करेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, जिसको फाई से नोटिस करते हैं, हमने पहले ही नोटिस कर दिया है। और ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है भाई, ये है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज और आपसे पूछा गया कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। आप यहाँ से देख लीजिए, फाई नोटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट एस। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, हल्का सा ब्रेक कर लीजिए, एफ बाई होता है क्यू। ठीक है, एस क्या है, सरफेस एरिया। अब यहाँ से आप यूनिट निकाल लीजिए। फोर्स का यूनिट क्या होगा भाई, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। सरफेस एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और चार्ज का क्या होगा, कूलम, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब देख लीजिए यही डिडक्शन किया हो गया होगा यहाँ पे, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। कैसे वोल्ट मीटर बोलते हैं, आप यहाँ भी समझ लीजिए, हम इसको समझा देते हैं। फाई स्केल टू, अभी हमने लिखा है एफ बाई क्यू, और यहाँ एरिया, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को हम लंबाई गुने चौड़ाई भी लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या जानते हैं, मान लीजिए कि लेंथ डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जानते हैं हम लोग वर्क डन। क्या जानते हैं, वर्क डन। तो आप यहाँ डब्लू लिख दीजिए, और बाई नीचे क्या बचा हुआ है, क्यू। और ये है क्या, ब्रीथ। ब्रीथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। आप यहाँ मीटर भी यूज कर लीजिए। अब वर्क डन बाई क्यू क्या होता है, वर्क डन बाई क्यू बराबर होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब वोल्ट, है ना, वोल्टेज जिसको बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, भी, और ये क्या हो जाएगा, मीटर, यानी वोल्ट मीटर। यहाँ देख लीजिए ये वाला भी लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब भी फ्लक्स का यूनिट लिखा हुआ रहेगा, तो फ्लक्स का यूनिट ये वाला सिंपल वाला नहीं लिखा हुआ रहेगा, मतलब ये वाला लिखा हुआ रहेगा, वोल्ट मीटर, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आज के बाद आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसको तो हमने पहले ही बता दिया। फाइव से इसको नोटिस करते हैं, ई डॉट डी एस होता है, स्केलर है। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे केवल फ्लक्स का पूछा था, तो इसके लिखने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये जो टोटल एक्सप्रेशन है ये गॉस थ्योरम का एक्सप्रेशन है। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है कि यदि मान लिया जाए सरफेस एरिया है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, है ना, ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलिए, इसे नॉर्मली पास किया, फ्लक्स बनाया, है ना। यहाँ एक और सरफेस लीजिए, इसके अंदर में क्यू डालिए, इसको ओवर से ये पास करेगा इस तरीके से, तो ये फ्लक्स जो है वो बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का। अब ये टोटल होल प्रोसेस को ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स के बराबर ई डॉट डी एस, है ना, फ्लक्स के बराबर यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में यहाँ लिखा हुआ है। और ये होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल मिला जुला करके ये क्या होता है, टोटल मिला करके ये होता है गॉस थ्योरम। ठीक है, ये टोटल मिला करके क्या होता है, गॉस थ्योरम। तो यहाँ केवल फ्लक्स का पूछा हुआ था, ये आप इसको नोटिस नहीं भी कीजिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल इसको नोटिस कीजिए, और ये सारा यूनिट और डायमेंशन यूनिट के फॉर्मेट में जो है वो लिख दीजिए। इस क्वेश्चन में एक चीज और इंट्रोड्यूस है, क्या, हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस चेंज, कितना फ्लक्स चेंज करेगा यदि उसका रेडियस जो है, सरफेस का रेडियस, उसको रिड्यूस कर दिया जाए, मतलब घटा दिया जाए। तो देखिए ध्यान से, इस जगह पर ऐसा इसको लेने का यही मतलब है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में कहीं भी आपको रेडियस नहीं दिख रहा है, कहीं भी रेडियस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है, रेडियस से इसको कोई लेना देना नहीं है। अब चूंकि रेडियस से लेना देना नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है, या तो फिर अनअफेक्टेड होगा, अनचेंज्ड होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। Hence the electric flux through the surface of the sphere remains the same, है ना, सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, रेडियस है। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप एक बार फिर से रिमाइंड करके पीछे जा करके एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाँ,
क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन। ये गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से है। गॉस थ्योरम का 4 एप्लीकेशन है, आपको बताते हैं। यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज की वजह से, दूसरा है प्लेन शीट की वजह से, तीसरा है हॉलो सेल की वजह से, और चौथा है सॉलिड सेल, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड तो हटा दिया है आपके सिलेबस से, तो आपके सिलेबस में है लॉन्ग स्टेट वायर की वजह से, प्लेन शीट की वजह से, ये दोनों क्वेश्चन इसमें डाला गया है, और हॉलो सेल की वजह से भी है, और ये भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है ना, इत्तेफाक से। तो देख लीजिए, तीनों को हम अभी इसमें जैसे जैसे आते चला जाएगा हम इसको समझा देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अ थीन स्टेट इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। देखिए पहला ही एप्लीकेशन है ये, है ना। वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लेमडा, जिसका चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा, इनक्लोज्ड बाय अ सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। सिलेंड्रिकल सरफेस करने का मतलब है कि गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर, और लेंथ इसका कितना दिया हुआ है, एल। इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विथ द लेंथ ऑफ द वायर, इसका जो एक्सिस है वो कोइंसाइड है वायर से। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो आपसे निकालने क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, सरफेस से होकर के, सिलेंडर के सरफेस से होकर के, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इसमें पहले क्या क्या है हल्का सा हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्रेस करके अच्छे तरीके से बता देते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले लिखता है, सबसे पहले इसमें केवल डायग्राम बनाया है ना, और इसमें से केवल फ्लक्स की बात करता है। तो पहला में लिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज रेडियल। कैसे होगा अभी हम बताते हैं। दूसरा में लिखता है, दूसरा में कि द गॉसियन सरफेस फॉर लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, द सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज इक्वल टू लेमडा एल, और गॉस लॉ के थ्योरम यदि हम लोग लगा देंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब ये आता कैसे आप ये समझ लीजिए, है ना, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, यहीं पे बताते हैं हम आपको। देखिए ये समझ लीजिए, ये है इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, है ना, और ये कंडक्टिंग है, मतलब कि इस पर चार्ज दिया गया है। चार्ज हम लोग देंगे तो वो सारा चार्ज इसके ऊपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की यदि बात करें तो इन दोनों पॉइंट की वजह से, इन दोनों पॉइंट की वजह से क्या होगा कि एक गॉसियन सरफेस का निर्माण करेगा, और वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख दिया है, ये सिलेंड्रिकल होगा, है ना। ये कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। आप बना लीजिए इसको सिलेंड्रिकल, देखिए सिलेंडर बन गया, इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल बन गया, ठीक है। इसमें आप ढूंढिए कि इसमें कितना एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर कितना है। एरिया वेक्टर किसको कहते हैं, किसी भी सरफेस, किसी भी एरिया के एक सरफेस पर खींचा गया नॉर्मल, उस सरफेस का एरिया वेक्टर कहलाता है। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए इसको। यदि मान लीजिए ये एक सरफेस है, इसमें सरफेस है, एक सरफेस ये फ्रंट दिख रहा है, एक पीछे होगा। यदि ये क्यूब है तो उधर भी होगा, इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा। अब जिस सरफेस पर नॉर्मल खींचा जाएगा वह उसका रेडियल वेक्टर कहलाएगा, मतलब कि एरिया वेक्टर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम ऐसे खींचते हैं आपके तरफ, ऐसे बाहर, तो बाहर यहाँ दिखा नहीं सकते हैं तो इसको हम ऊपर खींच देते हैं ऐसे। मान लीजिए ये एरिया एस है, हम लिख देते हैं एस, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कितना एरिया बना रहा है, तो एक सिलेंडर की इमेजिन कीजिए। देखिए एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और ये पूरा लाइन जो सिलेंडर बना रहा है उसकी वजह से कितना कितना एरिया वेक्टर बनेगा। एक इसकी वजह से एरिया वेक्टर बनेगा, एक इसकी वजह से एरिया वेक्टर बनेगा, एक चारों तरफ की वजह से एरिया वेक्टर बनेगा। अब ये चारों तरफ में से एरिया वेक्टर कहीं भी आप ले सकते हैं। अब ये समझ जाइए कि यहाँ से एरिया वेक्टर एक ये है जिसकी वजह से उधर बनेगा, आप ले लीजिए इधर। आप मान लीजिए एरिया वेक्टर ये है S1, है ना, या तो फिर एस ले लीजिए या तो DS ले लीजिए, स्मॉल एरिया लेना चाहते हैं तो। एक एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, है ना, DS, और एक एरिया वेक्टर ये चारों तरफ की वजह से कहीं पर भी होगा, है ना, कहीं पर भी होगा तो कहाँ ले सकते हैं, ऊपर आप ले लीजिए, है ना, ये DS हो गया। अब इसमें से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेशन कहाँ से है। चूंकि हम लोग चार्ज इसको दिए हैं, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इसके ऊपर में हुआ है, और ये काफ़ी पतला है, थिन है, इसका मतलब चार्ज का फॉर्मेशन यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, यहाँ से भी ऐसे 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 ऐसे, और इसी को मिलाएंगे तक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। इधर चार्ज नहीं है इसलिए इधर नहीं निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिधर निकलता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में कैसे दिखाते हैं, या फील्ड के ही फॉर्म में कैसे दिखाते हैं। यहाँ से आप ऐसे दिखा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला है ना। यहाँ से आप ऐसे दिखा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से रेडियल वेक्टर है ना, वहाँ से ऐसे नहीं होगा,
एक मिनट इसको इरेज करना होगा। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, यहाँ से भी ऊपर ही होगा, यहाँ से कैसे होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए डी एस और ई के बीच में, ये ई है, यहाँ पर भी ई है, डी एस और ई के बीच में थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे डी और ई और डी एस के बीच में थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे डी एस ई का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब थीटा का मान यहाँ पे कितना है, थीटा का मान यहाँ है 0 डिग्री। ठीक है, अब आप प्लस के यूज कर लीजिए गॉस थ्योरम को, तो फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ई डॉट क्या एस या डी एस, ये क्लोज सरफेस एस के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, फाइन ऑन कर दीजिए, ये हो जाएगा फाई, फाई इक्वल टू, यदि इसको तोड़िएगा तो कितना रीजन में टूटेगा, 1 2 3 रीजन में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस प्लस ये हो जाएगा आपका ई डॉट डी एस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू क्या क्यू। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा, ये भी ई डी एस कॉस थीटा, ये भी ई डी एस कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। एंगल यूज कीजिए, यहाँ पर यूज कर लीजिए पहले, ये पहला रीजन है, ये आपका दूसरा रीजन है, ये आपका तीसरा रीजन है। यहाँ पर भी नोटिस कर लीजिए कि आपका ये पहला रीजन है, ये आपका दूसरा रीजन है, और ये कैसा रीजन है, तीसरा। देखिए कहाँ कहाँ एंगल कितना है, रीजन फर्स्ट और इस रीजन थर्ड में एंगल का मान 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे एंगल का मान 90 डिग्री है, और इस जगह पर एंगल का मान कितना है, 0 डिग्री। तो 90 डिग्री जैसे ही पुट करेंगे इसको ब्रेक करके ई डी एस कॉस थीटा के फॉर्म में, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, और जैसे ही कॉस 90 का मान 0 होता है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, केवल ये वाला बचेगा। तो हम इसको यदि हम लोग लिखें तो 5/2 ये हो जाएगा आपका केवल इंटीग्रेशन फॉर्म ई डॉट डी एस इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्या क्यू। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई और ये हो जाएगा आपका क्या, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्या क्यू। कॉस 0 डिग्री का मान 1, डी एस रहेगा, ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, ई बाहर हो जाएगा, ये अंदर बचेगा डी एस, और ये हो जाएगा आप कितना 1/ε0 इंटू क्या हो जाएगा क्यू, ई इंटू, अब ये चाहिए डी एस क्या है, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस जो बनाया था। कैसा गॉसियन सरफेस बनाया, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा, देखिए इस क्वेश्चन में अभी रेडियस और लेंथ दिया हुआ था, रेडियस आर दिया हुआ था और लेंथ दिया हुआ था एल, तो इसका सरफेस एरिया होता है 2πr/h। यदि हम लोग सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखें तो ये होता है 2πr/h, है ना, 2πr/h। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके, 2πr तो दिया हुआ है और h की जगह पर l लेने बोल रहा है, तो आप l ले लीजिए, ये हो जाएगा 2πr और ये l इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/ε0 इंटू कितना हो जाएगा q। इसको ब्रेक कर लीजिए, तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जैसे ही नीचे ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ दिखाते हैं, ये हो जाएगा आपका e इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, है ना, 1/2πε0, ये सारा टर्म नीचे ले आए, 2πrl होगा, 1/2πrl, है ना, ये सारा टर्म को नीचे ले आइए, ये हो जाएगा 2πr और ये कितना l, और ये कितना हो जाएगा ऊपर में, है ना, ε0 भी नीचे है, ε0 रहने दीजिए, और ऊपर में है आपका क्या q। अब देखिए q/l बराबर आप क्या जानते हो, है ना, q/l बराबर जानते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम नोटिस करते हैं लैम्डा से, हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2π, और ये r हो जाएगा r और ये ε0, ठीक है, 2πr और ये क्या हो जाएगा ε0, 1/2πrl और q/ε0। यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं, हाँ ठीक है, तो ये आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान, यही आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इस जगह पर देख लीजिए, ई इक्वल टू λ/2πε0 और ये r, इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, तो ये एप्लीकेशन फर्स्ट था गॉस थ्योरम का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार कम से कम पीछे जाकर के जरूर देखिएगा, और जब तक ये आपको मेमोराइज ना हो या फिर लिख कर प्रैक्टिस ना कर लें, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में D2 आता है डायरेक्ट। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16
क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 5 × 10⁻³ I cap Newton per coulomb, find the flux of this field through a square of side 10 cm which plane is parallel to the yz plane. What would be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the axis? देखो सबसे पहले एक्सिस पर पूछा है, सबसे पहले एक्सिस पर पूछा है और दूसरे कंडीशन में पूछा है कि एक्सिस से यदि 30 डिग्री और घुमा दें तब कितना होगा, है ना। यदि एक्सिस पर पूछा है तो एंगल का मान 0 डिग्री साफ, और यदि 30 डिग्री घुमा दिया है, 30 डिग्री घुमाने के बाद जो बचा हुआ एंगल है उस पर पूछा है, तो आप सोच लीजिए एंगल कितना है। एंगल है आपका 90 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री घुमा दिया तो बचा कितना, बचा आपका कितना 60 डिग्री। तो एक बार आपको 0 डिग्री पर निकालना है, एक बार आपको 60 डिग्री पर निकालना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए का मान इतना दिया हुआ है, एरिया है आपका, देखिए सेंटीमीटर में दिया होगा शायद, मेरे ख्याल से हाँ सेंटीमीटर में। तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, एल इंटू बी। अब एक लेंथ दिया हुआ है, कोई एक साइड दिया हुआ है, स्क्वायर की बात करता है तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, तो ये हो जाएगा कितना एल का मान 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻² होगा, और ब्रीथ भी इतना ही होगा 10 × 10⁻⁻²। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 10 × 10⁻⁻4, है ना। 100 × 10⁻⁻4, देखिए 10 को 10 से मतलब 10 × 10 लिखा हुआ है यहाँ, 10 × 10 और 10⁻⁴ यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक, प्लस के क्या होता है ई ए कॉस थीटा, है ना, प्लस के बराबर अभी हम बताए थे ना कि होता है ई डॉट ए, एरिया के लिए ए लिखिए या एस लिखिए, एक बात ही एक ही है, ई ए, जिसको आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है ई ए कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पहला केस में एंगल का मान 0 डिग्री लेना है तो प्लस के बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के बराबर कितना होता है ना, ई ए होता है ना, प्लस का पूछा आपसे पहला वाला में, तो ये कितना हो जाएगा ई का मान इतना है ना, और ए इतना है, प्लस के बराबर क्या होता है, प्लस के बराबर होता है ई डॉट ए मतलब एरिया, तो ई इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, है ना, ई ए कॉस थीटा। ई का मान, एरिया का मान और एंगल का मान पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पुट किया हुआ है, ई का मान जो आपको क्वेश्चन में दिया है, एरिया का मान ये पुट किया हुआ है, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, है ना, तो 1 तो इसको हटा दिया गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 10 जा 15, है ना, और ये 10⁻, यहाँ पे यदि हम लोग ले आएंगे तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बेस बराबर रहता है, पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ 1 है, यहाँ -4 है, यानी -3 होगा, और यदि हम इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो यानी ये आएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, दूसरा केस क्या आता है, 30 डिग्री से एक्सिस में घुमाया है, तो बचा हुआ एंगल कितना है 60 डिग्री, देख लीजिए 60 डिग्री। अब सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए और 60 डिग्री पर बैठा दीजिए, यदि सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करके 60 डिग्री पर बैठाएंगे तो कितना आएगा 5 = ई एस कॉस थीटा। ई का मान दिया हुआ है, बैठा दीजिए, एस का मान दिया हुआ है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, है ना, देखिए यहाँ बैठाया हुआ है ई ए कॉस 60, है ना। तो यदि हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो अभी आया है कितना 50, तो आप 50 यूज कर लीजिए ये वाला, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है ना, आसान है बिल्कुल, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, an electric dipole is placed in a uniform electric field E with its dipole moment P parallel to field. Find the work done in turning the dipole till its dipole moment points in the direction opposite to E. और दूसरा है the orientation of the dipole for which the torque acting on it becomes maximum. देखिए ये कहता है वर्क डन का मान कितना होगा जब 0 से 180 तक घुमा देंगे, पहला कंडीशन में, और दूसरा कंडीशन में पूछता है आपसे कि टॉर्क का मान कितना होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में कहता है वर्क डन का मान, है ना, वर्क डन का मान देख लीजिए, यदि ये फील्ड है ना, इसमें डायपोल को रखे हैं, डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कहता है 0 से घुमा देंगे पूरा, 0 से, अब ये देखिए ये पेन है, ऐसे यहाँ रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है ना, यहाँ रखें और इसको ऐसे पूरा घुमा देंगे तो कहाँ से कहाँ चल जाएगा 0 डिग्री से चल जाएगा 180 डिग्री तक, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक चला जाएगा, मतलब कि 0 से 180 को यदि हम लोग रेडियन में बदलें तो पाई, 0 से पाई तक जाएगा,
तो 0 से पाई तक यदि जाएगा तो वर्क डन हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर हम लोग लेते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये घूम रहा है इसलिए फोर्स बन जाता है टॉर्क, और एंगल पर इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये हो जाएगा कितना, टॉर्क डी थीटा। अब पुट कर लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क का मान होता है पी ई साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। देखिए साइन थीटा और डी थीटा, थीटा का फंक्शन डी थीटा, इसलिए पी ई बाहर हो जाएगा, पी ई बाहर। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ घूम रहा है ये देख लीजिए, 0 डिग्री से घूम रहा है, पाई तक जा रहा है। 0 से कहाँ जा रहा है, पाई तक जा रहा है। 0 से कहाँ जा रहा है, पाई तक जा रहा है, 0 से पाई तक, है ना। तो 0 से पाई तक जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ 0 है, पी ई कॉन्स्टेंट है, पी ई बाहर ले लीजिए, है ना, और अंदर लीजिए 0 से पाई, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका डी थीटा। कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन भाई माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा, ये 0 से कहाँ तक, पाई तक। पुट कीजिए, है ना। पहले हम लोग यूज करेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट कितना है, पाई, तो माइनस यहाँ रहेगा, या तो माइनस आप बाहर ले लीजिए, माइनस आप बाहर ले लीजिए, इस माइनस को हम यहाँ हटा देते हैं, और इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, ये वाला माइनस बाहर हो गया, ये इक्वल टू है, ये बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा में पाई बैठाइए, यानी ये हो जाएगा कॉस पाई और माइनस कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसको यूज कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस पी ई, और कॉस पाई का वैल्यू मतलब कॉस पाई मतलब 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री का मान -1, और यहाँ माइनस है ऑलरेडी, और कॉस 0 का मान 1, यानी 1 और 1 माइनस मान, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, यानी हो जाएगा, ये माइनस कहाँ से आ गया, अच्छा -1 माइनस कॉस पाई कॉस 0 पी ई साइन थीटा माइनस कॉस 0 से पाई, अपर लिमिट लेना है पाई, लोअर लिमिट लेना है 0, ठीक है, पी ई साइन थीटा के फॉर्म में, ठीक तो है, माइनस पी ई, तो ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस पी ई, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 पी ई, 2 पी, एक मिनट यहाँ पे दिया हुआ है -2 पी, थोड़ा सा एक बार हमको देखने दे लीजिए। वर्क डन 0 से पाई पी ई साइन थीटा, इसी के कंडीशन से चलते हैं, इसी के हिसाब से पी बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा होगा, तो 0 से पाई हो जाएगा, पी बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ बैठाएंगे माइनस पी ई बैठाएंगे, है ना। एक मिनट, ये जो बनाया है इसको देखते हैं, हमको लगता है ये मिस्टेक है, कोई बात नहीं, पी ई बाहर हो जाएगा, है ना, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो हम लेंगे माइनस कॉस थीटा, और 0 से ये कितना पाई, माइनस बाहर लेंगे तो माइनस पी ई हो जाएगा, माइनस पी, और ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस, ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, तो माइनस पी ई, ये हो जाएगा आपका माइनस पी ई, और कॉस पाई का मान -1, और ये इसका मान माइनस में 1 -2 प्लस ना, ये प्लस में होना चाहिए, है ना, वर्क डन कैसा होना चाहिए, प्लस में, ठीक है, प्लस में होगा, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्या कहता है, द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल फॉर विच द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बिकम्स मैक्सिमम, है ना, ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल, डायपोल का ओरिएंटेशन बताइए जब इसका वैल्यू कितना हो, मैक्सिमम हो, तो टॉर्क के बारे में बात करता है, केवल टॉर्क ही सोचना है ना, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर क्या होता है, इसको एक बार इरेज कर देते हैं, टॉर्क बराबर होता है पी ई साइन थीटा, और वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट में होता है पी क्रॉस ई, ठीक है, यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ भी हुआ है, देखिए टॉर्क बराबर क्या होता है, ये होता है आपका पी ई साइन थीटा। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, कहता है कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो साइन थीटा में मैक्सिमम कौन वैल्यू देगा, आप सोच लीजिए, 0 डिग्री दे नहीं सकता, कॉस साइन 0 जैसे ही बैठाएंगे 0 दे देगा, 90 मैक्सिमम होगा, 180 बैठाएंगे तो ये भी 0 दे देगा, है ना, तो ये टॉर्क का एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे मैक्सिमम होने के लिए, ये होगा पी ई साइन, और ये कितना हो जाएगा 90, साइन 90 जैसे ही बैठाएंगे टॉर्क को हम लोग को लिखना पड़ेगा मैक्सिमम, और जैसे ही मैक्सिमम लिखेंगे ये हो जाएगा क्या पी ई, और यही आपसे पूछा जा रहा था, देखिए, है ना, टॉर्क का एक ऐसा एंगल जो मैक्सिमम कंडीशन बताता है, और वो है क्या 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 ये हिंदी में और इंग्लिश में लिख करके थोड़ा दिमाग झंझना दिया है, अन्य मने कर दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ गया? 17 का ये तो हिंदी वाला फॉर्मेट है। अच्छा ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूजिंग दिस लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हाँ अभी हमने शुरू में ही बताया था ना कि 3 एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, और गॉस थ्योरम का 3 एप्लीकेशन में से तीनों से क्वेश्चन दिया हुआ है। वो पहला एप्लीकेशन था जो लाइन के बारे में हम लोग पढ़े थे, अभी हम लोग को पढ़ना है प्लेन शीट के बारे में। ठीक है, प्लेन शीट के बारे में पढ़ना है। देखिए पहले कहता है गॉस लॉ को आप डिफाइन कीजिए। तो गॉस लॉ क्या है ये पहले भी बताए हैं। यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes over closed surface in free space is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed by the surface। बात खत्म। देखो फाई फ्लक्स है, फ्लक्स के बराबर ये होता है E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन फॉर्म इजकल टू ये होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होता है Q। यही है गॉस थ्योरम। अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट करना है, कैसे करना है? तो सीधा फ्लक्स कैसे चलिए, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स passes over closed surface in free space is equal to 1 by epsilon naught times गुना, गुना मतलब क्या? टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, खत्म। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 बाय epsilon नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। सेम चीज है। ठीक है, चलिए फाई स्केल टू क्या होता है? फाई स्केल टू होता है E डॉट एस, लेकिन यदि डी फाई लिखना पड़े तो यहाँ लिखना पड़ेगा डी एस, छोटा छोटा एरिया, छोटा एरिया के लिए स्मॉल प्लस होगा। और ये पूरा हो जाए कितना? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और एरिया हमको टोटल लेना होता है और क्लोज, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये है टोटल गॉस थ्योरम, यही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें बोलता है कि आप क्या कहते हैं, यूजिंग ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट की वजह से आपको निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल करके हम एक बार बताते हैं इसको। हम इसको निकाल करके बताते हैं, हल्का सा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखिए प्लेन शीट की बात करता है, आप प्लेन शीट पहले बनाइए, है ना। एक प्लेन शीट यदि हम बनाएंगे तो एक उदाहरण देते हैं आपको। देखिए यदि ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, ये इतना थीन है, इतना थीन है, काफ़ी पतला है। इसमें से इस सरफेस पर यदि हम लोग चार्ज देंगे तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगा? यहाँ से इधर निकलेगा और यहाँ से इधर निकलेगा, है ना, दोनों तरफ, इधर और इधर नहीं निकलेगा, है ना। लेकिन एरिया वेक्टर हर जगह होगा। तो सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से इधर निकल रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, तो यहाँ एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, तो एंगल का मान कितना? 90, खत्म हो गया, है ना। क्योंकि साइन कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। प्लस के बराबर होता है ई डॉट एस, ई डॉट डी एस। इसको तोड़ेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा होगा, कॉस 90 का मान खत्म, 0। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे उधर होगा, है ना, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगा, फिर से 90। नीचे देख लीजिए, नीचे एरिया वेक्टर नीचे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएगा, फिर से 90। यहाँ भी हम लोग देखेंगे तो सेम कंडीशन होगा। तो कहाँ कहाँ निकल सकता है? एक इस सरफेस पर निकल सकता है और एक इस सरफेस पर निकल सकता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, है ना। अब आप समझिए, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं, ये मान लीजिए प्लेन शीट है, चार्ज हमने इसको दे दिया, यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, यहाँ से एक इधर आप ले लीजिए, एक इधर ले लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, और इसके सहारे गॉसियन सरफेस का इमेजिन कीजिए, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस का ये इमेजिनेशन है। ये वाला दूरी कितना है? यहाँ से ये r है, जितना दूरी इधर होगा उतना ही दूरी यहाँ से ये होगा r। ठीक, यहाँ से एरिया वेक्टर हम लेंगे तो यहाँ से एरिया वेक्टर ds होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान E होगा। और E और ds देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब है कि एंगल का मान यहाँ कितना नोटिस करेगा? 0 डिग्री। इस जगह पर देख लीजिए, यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर है, तो एंगल का मान यहाँ पर भी कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन है। अभी हम समझाए थे उदाहरण से, ऊपर नीचे दायां बायां हर जगह 0 होगा, कॉस 90 के मान होने की वजह से। अब गॉस थ्योरम लगा दीजिए, सिंपल सी कहानी। गॉस थ्योरम क्या कहता है? फाई बराबर होगा ई डॉट डी एस, है ना, ई डॉट डी एस
इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्या क्यू। इसको आप ब्रेक कीजिए, कितना एरिया दिख रहा है, ये रीजन फर्स्ट मान लीजिए और ये रीजन आप सेकंड मान लीजिए, और इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा EDS, ये रीजन फर्स्ट मान लीजिए, इसको तोड़ते जाते हैं, अच्छा रहने देते हैं एक बार, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा DS रीजन सेकेंड, और ये हो जाएगा कितना 1/ε0 इंटू क्या क्यू। इसको आगे एक्सपेंड कर लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इसको तोड़ेंगे तो ये वाला हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन फॉर्म E, और ये हो जाएगा DS कॉस थीटा, है ना, और ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर्म EDS कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1/ε0 इंटू कितना क्यू। देखिए कॉस जैसे ही यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, क्योंकि दोनों रीजन में एंगल का मान 0 है, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, यदि ये 1 हो जाएगा तो हम यहाँ पे 1 लेकर के ये सोच लेते हैं कि यहाँ 1 हो गया है, ये 1 हो गया है, ठीक, ये 1 हो गया है। अब आप देखिए ये और ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है या सेम दिखा रहा है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2EDS, और ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर्म, और इसके टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू कितना हो जाएगा क्यू। देखिए E हमको निकालना है, E का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है, तो यहाँ देखिए E का वैल्यू जब चाहिए तो आप ऐसा कीजिए इस E को बाहर ले लीजिए और 2 को भी बाहर ले लीजिए, 2E बाहर, अंदर में कितना बचेगा DS, और बराबर 1/ε0 इंटू कितना होगा क्यू। ठीक, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2EDS मतलब सरफेस एरिया। अब आप सोचिए सरफेस एरिया कौन सा लेना है, इसका एरिया S है, टोटल सरफेस एरिया, तो DS को बार बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, S देगा, है ना। DS का जैसे DX का इंटीग्रेशन X होता है, DM का M होता है, DP का P होता है, इसी तरह से DS का क्या होगा, S होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2E, और ये कितना हो जाएगा S, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 और इंटू कितना हो जाएगा Q। अब इसको छाट लीजिए, ये निकाल लीजिए यहाँ से, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई ये हो जाएगा 2S, और ये कितना हो जाएगा ε0। ध्यान से देखिए Q/S यहाँ दिख रहा है। अब Q/S बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का नोटेशन क्या होता है सिग्मा। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ E इक्वल टू Q/S की जगह सिग्मा यूज कर लीजिए, ये हो जाएगा सिग्मा बाई ये हो जाएगा कितना 2ε0। ठीक है, सिग्मा बाई 2ε0, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप देख लीजिए यहाँ पे हल्का सा, है ना, ये यहाँ पे फिगर बनाया हुआ था, अभी फिगर नीचे करके दिखाएंगे, अभी केवल लेते हैं कहाँ है। देखिए चूजिंग पॉइंट P सिमेट्रिकल विथ P ऑन द अदर साइड ऑफ द शीट, लेट अस ड्रॉ गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, है ना, कटिंग थ्रू द शीट एज शोन इन द डायग्राम, वही है ना, इसमें से जो किए हैं, आई द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस E and are a right angle, the only surface having right angle, only surface having E and DS parallel। अभी हम बताए ना E and DS जहाँ जहाँ पैरेलल होगा वहीं पे पॉसिबल है निकालना प्लस, और जहाँ जहाँ परपेंडिकुलर होगा वहाँ पर निकालना पॉसिबल नहीं है, यही लिखा हुआ यहाँ पे राइट एंगल की जगह निकालना पॉसिबल नहीं है। और ये कहाँ और कहाँ केवल निकालना पॉसिबल है, जब E और DS कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक है, किस पर, प्लेन इंड्स पर। अब देख लीजिए यहाँ D5 बराबर EDS सेम वही किया हुआ है, इसको यदि हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ 5 बराबर Q/ε0 2EA, है ना, Q/ε0 सिग्मा बाई यहाँ सिग्मा डायरेक्ट लिख दिया है ना, Q/A बराबर क्या होता है भाई सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम हल्का सा बता देते हैं, यहाँ पे आपका लेमडा होता है, सिग्मा होता है और रो होता है। ये आपका है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आपका है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये आपका है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी तक आपने ये दोनों इस्तेमाल कर लिया, ये है ना, अभी तक हमने लैम्डा भी इस्तेमाल किया और क्या इस्तेमाल किया, सिग्मा इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ए बराबर सिग्मा बाई ε0 है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस इसको कर लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 था, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ गया,
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। Depict the orientation of the dipole in a stable equilibrium in a uniform electric field। और दूसरा क्या आता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? ठीक है। देखिए देखिए इसमें स्टेबल और अनस्टेबल की बात करता है और डायपोल की बात करता है। इक्वेटोरियल लाइन पर इक्विलिब्रियम पोजीशन को दिखाने के लिए बोल रहा है। तो इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलते हैं ये समझ लीजिए। इक्वेटोरियल लाइन को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्टर भी। क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब बराबर भाग में बांटने वाला, सिंपल सी बात। अब देख लीजिए, यदि डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका यदि टोटल लेंथ 2L लें या 2A लें, है ना, ये डायपोल है। इसको यदि दो बराबर भाग में बांटा जाए, यहाँ मिडिल पॉइंट से यहाँ ऊपर, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रख दिया जाए Q0 को, तो Q0 जो है टेस्ट चार्ज है। और टेस्ट चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है? मतलब कि ये है कैसा नेचर में? पॉजिटिव। तो देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये इस पर रिपल्सन लगाएगा, है ना, इधर इसका फोर्स लगाएगा। मतलब यदि हम इसको B माने, इसको A माने, तो हम बोल सकते हैं ये FA है, ठीक है। और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, है ना, इधर इसका फोर्स लगेगा, और हम बोल सकते हैं ये आपका क्या है? FB है। तो नेट फोर्स किधर काम करेगा? नेट फोर्स यहाँ ऐसे काम करेगा, ठीक है। ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और इसकी मदद से हम लोग क्या बना सकते हैं? पैरेललोग्राम, ठीक है। और जैसे ही पैरेललोग्राम बनाएंगे तो हम लोग को दिखने लगेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब स्टेबिलिटी की बात करता है, स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी की बात करता है तो आप स्टेबल देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलता है स्टेबल। तो पहले भी हम बताए हैं कि डायपोल को कैसे रखना है कि स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन दिखाएगा। यदि हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायपोल का डायरेक्शन अभी तुरंत हम बताएं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर ही जा रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डायपोल का भी डायरेक्शन उधर ही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि एंगल का मान कितना दिखाना चाहिए? 0 डिग्री। और दूसरा कंडीशन यदि हम लोग लेंगे अनस्टेबल मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो आप देख लीजिए इसको केवल पलट दीजिए, है ना, मतलब ये जो डायपोल ऐसे रखा हुआ था इसको उलट करके ऐसे कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? देख लीजिए, अब यहाँ नेगेटिव रखे थे, यहाँ पॉजिटिव रखे थे, अभी देखिए यहाँ पॉजिटिव रखे हैं, यहाँ नेगेटिव, इसका मतलब है कि पलट दिए, है ना, ये उल्टा रखे हैं, मतलब ई के ये अपोजिट है, इसका मतलब है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। एंगल बिटवीन P एंड E कितना है? 180 डिग्री। और इससे पहले में एंगल बिटवीन P एंड E जो था वो कितना था? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में स्टेबल और 180 डिग्री में अनस्टेबल कंडीशन होगा, ये आप लोग को पता है, ठीक है, ये हम पहले भी बताए हैं। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन P एंड E इज 180 डिग्री, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, क्वेश्चन नंबर ये है 20। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन एंड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है ना, डायपोल की वजह से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसी फिगर में समझाने की कोशिश करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रिक डायपोल माना गया है ना, जो कि किससे बना है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से मिल करके। देख लीजिए, हम यहाँ समझा जाते हैं, ये क्या है? एक यहाँ चार्ज होगा, एक यहाँ चार्ज होगा, और इसके बीच का जो दूरी है ना, ये वाला जो दूरी है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पॉइंट है, ये दूरी कितना है? 2L। देखिए ये वाला दूरी कितना है? 2L अपार्ट एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम। इसको कहाँ रखा गया? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात। वैक्यूम मतलब क्या? निर्वात, जहाँ पर एयर नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P बिंदु पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे,
पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे मतलब एक्सियल लाइन पर। ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से इधर ही निकाल सकते हैं। ये लाइन जो बी और ए दिख रहा है, यहाँ से इधर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से इधर भी निकाल सकते हैं, कहीं पर भी एक्सिस पर होना चाहिए। एक्सियल लाइन में तो एक्सिस पर, जैसे यदि हम इसको माने एक्सिस, तो यहाँ से हम इधर निकाल सकते हैं, यहाँ से इधर निकाल सकते हैं, ऊपर और नीचे नहीं निकाल सकते हैं, है ना। निकालना पॉसिबल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे चार्ज कैसे रखा हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। यदि आप मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे रख दिया और बढ़िया है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, यानी यहाँ प्लस क्यू है। प्लस क्यू की वजह से इस बिंदु पर फोर्स काम करेगा इधर, है ना। तो फोर्स इधर काम करेगा, तो देखिए ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट। एफ बाई क्या, क्यू नॉट। ये कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, यानी यहाँ ये होगा प्लस, यानी ई होगा प्लस। ई होगा प्लस मतलब उधर, मतलब डायरेक्शन उधर दे रहा है, प्लस है इसलिए यहाँ से रिपेल करेगा। रिपेल मतलब बाहर जाएगा। लेकिन जब हम इसकी वजह से देखेंगे, यहाँ पे है कैसा, नेगेटिव, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये डायपोल जो है अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है E2, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका E1 और इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या, E2। अब देखिए ये वाला टोटल जो दूरी है वो 2L है। इसके मिड पॉइंट से ये जो पॉइंट है P, जहाँ पे हम निकालना चाहते हैं, वो वाला दूरी कितना है, R। वो वाला दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो दूरी है वो है R, है ना। ये वाला गलत नोटिस किया गया है, इसके चक्कर में नहीं रहिएगा, फंस जाइएगा, है ना। R है। अब आप ध्यान से देखिए, हमको A से P तक का दूरी चाहिए और B से P तक का दूरी चाहिए। बात सिंपल, A से P तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमको चाहिए, तो कैसे मिलेगा। सोचिए ये टोटल कितना है R, ये टोटल कितना है 2L, आधा कितना होगा L, आधा कितना होगा L। मतलब ये पूरे R में से, यदि ये पूरे R है उसमें से केवल ये वाला टर्म हटा देंगे तो ये वाला वैल्यू बचेगा। मतलब कि इस R में से L घटाएंगे तो ये वाला वैल्यू बचेगा। मतलब ये है R माइनस L, R माइनस L, ये वाला R माइनस L है। अच्छा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक दूरी चाहिए, तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है R और यहाँ से पुनः फिर से दूरी कितना है L, क्योंकि ये टोटल 2L है। यहाँ से यहाँ L, यहाँ से यहाँ L, मतलब ये वाला कितना है L। तो हम बोल सकते हैं R प्लस L, मतलब कि ये यहाँ से ये जो टोटल दूरी होगा ये होगा R प्लस L, है ना। अब केवल और केवल कैलकुलेशन है, केवल इसमें क्या है, कैलकुलेशन है। अब बिल्कुल सिंपल है, हम कैलकुलेशन अभी कर देते हैं, है ना। ये अब हमको चाहिए E1 का मान, E1 का मान और E2 का मान, है ना। E1 और E2 का मान चाहिए। तो E1 और E2 का मान यहीं पे हम निकालते हैं। देखिए E1 और E2 का मान, सबसे पहले E बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q/R², है ना। ये पॉइंट चार्ज की वजह से ये वाला ये इस्तेमाल हो गया अभी। अब आप देख लीजिए E मतलब E1 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और E1 का हम लोग को मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये मैग्नीट्यूड में ले लीजिए, और ये हो जाएगा Q/R²। तो Q कितना है, चार्ज, है ना। यहाँ चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज, है ना। प्लस चार्ज लो या माइनस चार्ज लो, ये मॉडुलस में ही रहेगा, बाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, R माइनस L। ये हो जाएगा कितना, R माइनस L, R माइनस L का ये होल स्क्वायर, है ना। ये L है। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह से E2 निकाल लीजिए, E2 का मॉडुलस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस Q का मॉड और डिवाइड बाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब E नेट चाहिए P बिंदु पर इस डायपोल की वजह से। देखो एक पोल P है, सॉरी एक पोल A है, A की वजह से P बिंदु पर हमको ये वाला मिला, और दूसरे पोल की वजह से P बिंदु पर ये वाला मिला। अब दोनों पोल की वजह से यही चाहिए, डायपोल की वजह से चाहिए, तो डायपोल की वजह से कितना होगा, E नेट। E नेट कितना होगा, देखो E नेट हम लिख सकते हैं, या E नेट लिखो या E एक्सियल लिखो, एक्सियल बिंदु पर बोला है तो आप EA लिख लीजिए। EA बराबर लिख सकते हैं E और 1 E1 और ये हो जाएगा क्या, प्लस E2 का ये वेक्टर, ये वेक्टर। अब क्या ये दोनों वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 और 2 इसमें पुट कर दे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये मॉडुलस में है, मैग्नीट्यूड में है, ये वेक्टर में है, पहले इसको मैग्नीट्यूड में लाना पड़ेगा। तो वेक्टर का नियम जो है उस चीज़ को तोड़िए, E A का वेक्टर जैसे ही मॉड लेंगे ये ट्रायंगल लॉ में टूटेगा ऐसे, ये हो जाएगा E1 का स्क्वायर, है ना, वेक्टर का मॉड का स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस E2 के वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 वेक्टर का मॉड E2, है ना, वेक्टर का मॉड, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा।
देखिए यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा का मान 180 डिग्री, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप छुपा करके हम लिख देते हैं ई ए का वेक्टर का मॉडुलस। देखिए यहाँ E1 E2 का स्क्वायर लेंगे तो मॉडुलस उलस सब हट जाएगा, है ना, स्क्वायर भी हट जाएगा, ये वाला मतलब ऊपर एरो साइन। और यहाँ कॉस 180 डिग्री जैसे लेंगे, कॉस 180 डिग्री का मान होगा -1, और -1 पुट करेंगे तो ये -1 यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस ना, क्यों, क्योंकि यहाँ 180 डिग्री पुट कर दिए हैं, है ना। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका E1 और ये हो जाएगा कितना E2। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, है ना, ये कोई फॉर्मूला में ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो E1 E2 है, ये a और b के जगह पर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E a वेक्टर का मोड बराबर अंडर रूट, यहाँ लिख सकते हैं E1 माइनस E2 का वेक्टर इसका क्या होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इस अंडर रूट को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, खत्म कर देगा, तो केवल यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा E a, है ना, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 माइनस E2, है ना। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 3rd। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इसमें पुट कर दीजिए और केवल सॉल्यूशन कीजिए, वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें कैलकुलेट किया होगा, हम देखते हैं अभी, और जहाँ भी आपको दिक्कत लगेगा हमको कि वहाँ दिक्कत हो सकता है आपको वहाँ पे हम अभी बताते चलेंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना, एक बार पुनः इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे इसमें चलते हैं। देखिए इसमें ये बनाया है, हाँ देख लीजिए, E1 का मान, देखिए E1 का मान इतना है, E2 का मान देख लीजिए इतना है, सॉरी इतना है ये, और नेट देखिए E बराबर E1 माइनस E2 जो भी हम निकाले हैं, और E1 और E2 का मान आकर के यहाँ पुट कर दीजिए। अब यहीं समझाना बाकी रह गया था, अब आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए E1 की जगह पर ये वाला वैल्यू है, माइनस E2 की जगह पर ये वाला वैल्यू है। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ से Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से भी Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, बचा 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको क्या किए हैं, ये वाला और ये वाला एलसीएम लिए हैं। यहाँ पे देखो एलसीएम लिए हैं तो यहाँ नेगेटिव वाला हट जाएगा, केवल पॉजिटिव वाला बचेगा, पॉजिटिव वाला यहाँ चल गया, और पॉजिटिव वाला यहाँ हट जाएगा, नेगेटिव वाला यहाँ चल गया, माइनस साइन रखना है यहाँ पे, है ना। अब इसको तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर में, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस से सेपरेट करते हुए देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस के बीच में माइनस, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब आर एल है यहाँ पे। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको हम इस माइनस को अंदर ले चलेंगे, इस माइनस को, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2RL और 2RL कितना हो जाएगा 4RL, यहाँ लिखा हुआ है। और a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इन दोनों का यदि होल स्क्वायर हो तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी का बी स्क्वायर, और इन दोनों का होल स्क्वायर था इसलिए इसका होल स्क्वायर हो गया। देखिए ये दोनों का होल स्क्वायर है ना, यहाँ देखो ये वाला होल स्क्वायर है, ठीक, ये होल स्क्वायर है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हल्का सा ब्रेक किए, 2RL को सेट किए हैं, इसको 2 इंटू 2RL लिखे हैं, तो ये हो जाएगा Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P। तो देखिए Q और यहाँ पे है क्या 2L, ये वाला 2 और ये वाला L ले लीजिए, तो Q इंटू 2L बराबर हो जाएगा P, है ना। और बचल क्या है 2 और R, है ना, 2 बचा हुआ है और R बचा हुआ है, और यहाँ P लिख दिए हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसलिए न्यूटन पर कूलम, और P इक्वल टू Q इंटू 2L यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब यदि ये वाला वैल्यू को देखिए E इक्वल टू आया है 2PR डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आया है आपका कितना आर स्क्वायर माइनस कितना एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सोचिए आर का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा हो एल स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर ये एल स्क्वायर जो हो वो लगभग क्या हो जाएगा 0, तो केवल आर बचेगा। तो यदि आर बचेगा तो आप सोच लीजिए यहाँ पे केवल आर समझिए, ये वाला 0 कर दीजिए, है ना, ये वाला आप समझ लीजिए ये वाला हट गया,
तो आर का ये स्क्वायर था, ये आर का स्क्वायर था, ये स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आर टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये वाला ई बराबर क्या बचेगा, बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा 2 pr बाई आर टू द पावर 4। अब ये आर, एक आर कट जाएगा और यहाँ वैल्यू कितना आएगा, ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा 2 और ये पी बाई कितना आ जाएगा r3, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये एक्सियल लाइन पर 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर मेरे ख्याल से भी दिया है, इसमें देखेंगे आगे। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यही इसका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r3, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r3, जहाँ p क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, r जो है वो डायपोल के मिड पॉइंट से वह बिंदु का दूरी है जहाँ पर हम एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालने की कोशिश किए थे, जो पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 4 क्वेश्चन और आपको बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चारों क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया जाएगा। ऐसे भी हमने पहले भी बता रखा है कि एक चैप्टर से कम 3 वीडियो लेक्चर बनेगा, है ना, पार्ट बाय पार्ट सभी देखते जाइएगा तो आपको सीक्वेंस में समझ में आएगा। आज हम डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24, ये 4 क्वेश्चन के लिए हम अलग से अगला वीडियो जो होगा, है ना, कुछ दिनों में वो अपलोड हो जाएगा, और सीक्वेंस में आज आप इसको देखते जाइए। यदि आपको इस चैनल से, है ना, CWH साइंस से आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, झारखंड के प्रत्येक कोने तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सके, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास किसी भी तरह का सुविधा नहीं है, लेकिन फ़ोन तो सबके पास ज़रूर होगा। फ़ोन सबके पास ज़रूर है, इसका मतलब है कि ये वीडियो सबके पास तक पहुंचाया जा सकता है, और ये जिम्मेवारी आप सबों की है। धन्यवाद।